हेलो स्टूडेंट्स, आज गबन का 28वां भाग है। सो ध्यान से सुनिए। रमा सिर झुकाए चुपचाप सुनता रहा। तब आहा स्वर में बोला, वाह दादी, मैंने बुराई की है और इसके लिए मरते दम तक लज्जित रहूंगा। लेकिन तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो उतना नीच नहीं हूँ। अगर तुम्हें मालूम होता कि पुलिस ने मेरे साथ कैसी कैसी सख्तियाँ की, मुझे कैसी कैसी धमकियाँ दी, तो तुम मुझे राक्षस न कहते। जालपा के कानों में इन आवाज़ों की सनक पड़ी। उसने जीने से झाँक कर देखा, रमानाथ खड़ा था। सिर पर बनारसी रेशमी साफा था, रेशम का बढ़िया कोट, आंखों पर सुनहली ऐनक। इस एक महीने में उसकी देह निखर आई थी, रंग भी कुछ अधिक गोरा हो गया था। ऐसी कांति उसके चेहरे पर कभी न दिखाई दी थी। उसके अंतिम शब्द जालपा के कानों में पड़ गए। बाज की तरह टूटकर धमधम करती हुई नीचे आई और जहर में बुझे हुए नेत्र बाणों का उस पर प्रहार करती हुई बोली, अगर तुम शक्ति और धमकियों से इतना दब सकते हो तो तुम कायर हो। तुम्हें अपने को मनुष्य करने का कोई अधिकार नहीं। क्या शक्तियाँ की थी? जरा सुनो। लोगों ने हंसते हंसते सिर कटा लिए हैं, अपने बेटों को मरते देखा है, कोल्हू में पहले जाना मंजूर किया है, पर सच्चाई से जौ भर भी नहीं हटे। तुम भी तो आदमी हो, तुम क्यों धमकी में आ गए? क्यों नहीं छाती खोलकर खड़े हो गए कि इसे गोली का निशाना बना लूं? पर मैं झूठ न बोलूँगा। क्यों नहीं सिर झुका दिया? देह के भीतर इसलिए आत्मा रखी गई है कि देह उसकी रक्षा करे, इसलिए नहीं कि उसका सर्वनाश कर दे। इस पाप का क्या पुरस्कार मिला, जरा मालूम हो तो? रमा ने दबी हुई आवाज़ से कहा, अभी तो कुछ नहीं। जालपा ने सरपड़ी की भांति फुफकार फुफकार कर कहा, यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ईश्वर करे तुम्हें मुंह में कालिख लगाकर भी कुछ न मिले। मेरी यह सच्चे दिल से प्रार्थना है। लेकिन नहीं, तुम जैसे मोम के पुतलों को पुलिस वाले कभी नाराज न करेंगे। तुम्हें कोई जगह मिलेगी और शायद अच्छी जगह मिले, मगर जिस जाल में तुम फंसे हो उसमें से निकल नहीं सकते। झूठी गवाही, झूठे मुकदमे बनाना और पाप का व्यापार करना, ये तुम्हारे भाग में लिख गया है। जाओ, शौक से जिंदगी के सुख लूटो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था और आज भी फिर कहती हूँ कि मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। मैंने समझ लिया कि तुम मर गए, तुम भी समझ लो कि मैं मर गई। बस जाओ, मैं औरत हूँ। अगर कोई धमका कर मुझसे पाप कराना चाहे तो चाहे उसे न मार सकूँ, अपनी गर्दन पर छुरी चला दूंगी। क्या तुम में औरतों के बराबर भी हिम्मत नहीं है? रमा ने भिचकों की भांति गिड़गिड़ा कर कहा, तुम मेरा कोई उज्र न सुनोगी? जालपा ने अभिमान से कहा, नहीं तो मैं मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं, तुम्हारी खुशी? तुम मुझे क्षमा न करोगी? कभी नहीं, किसी तरह नहीं। रमा एक क्षण सिर झुकाए खड़ा रहा, तब धीरे धीरे बरामदे के नीचे जाकर जग्गू से बोला, दादी दादा का आए तो कह देना मुझसे जरा देर मिल ले, जहाँ कहे आ जाऊं। जग्गू ने कुछ पिघल कर कहा, कल यहीं से चले आना। रमा ने मोटर पर बैठते हुए कहा, हाँ अब यहाँ ना आऊँगा दादी। मोटर चली गई तो जालपा ने कुछ भाव से कहा, मोटर दिखाने आए थे, जैसे खरीदी ही तो लाए हो। जग्गू ने फंसना कि तुम्हें इतना बेलगाम नहीं होना चाहिए बहू। दिल पर चोट लगती है तो आदमी को कुछ नहीं सूझता। जालपा ने निष्ठुरता से कहा, ऐसे हयादार नहीं है हे दादी, इसी सुख के लिए तो आत्मा बेची, उनसे यह सुख भला क्या छोड़ा जाएगा? पूछा नहीं दादी से, दादा से मिलकर क्या करोगे? वह होते तो ऐसी फटकार सुनाते कि छठी का दूध याद आ जाता। जग्गू ने तिरस्कार के भाव से कहा, तुम्हारी जगह मैं होती बहू तो मेरे मुंह से ऐसी बातें ना निकलती। तुम्हारा हिया बड़ा कठोर है, दूसरा मर्द होता तो इस तरह चुपका चुपका सुनता। मैं तो थर थर काँप रही थी कि कहीं तुम्हारे ऊपर हाथ न चला दे, मगर है बड़ा गमखोर। जालपा ने उसी निष्ठुरता से कहा, इसे गमखोरी नहीं कहते दादी, यह भैयाई है। देवदी ने आकर कहा, क्या यहाँ भैया आए थे? मुझे मोटर पर रास्ते में दिखाई दिए थे। जग्गू ने कहा, हाँ आए तो थे, कह गए हैं दादा मुझसे जरा मिले। देवदी ने उदासीन होकर कहा, मिल लूँगा। यहाँ कोई बातचीत हुई? जग्गू ने पछताते हुए कहा, बातचीत क्या हुई? पहले पहले मैंने पूजा की, मैं चुप हुई तो बहू ने अच्छी तरह फूलमाला चढ़ाई। जालपा ने सिर नीचा करके कहा, आदमी जैसा करेगा वैसा भोगेगा। जग्गू अपना ही समझ कर तो मिलने आए थे। जालपा, कोई बुलाने तो न गया था? कुछ दिनेश का पता लगा दादा? देवी, हाँ सब कुछ पूछाया, हबड़े में घर है, पता ठिकाना सब मालूम हो गया। जालपा ने डरते डरते कहा, इस वक्त चलोगे या कल किसी वक्त? देवी, तुम्हारी जैसी मर्जी, जी चाहे इसी वक्त चलो, मैं तैयार हूँ। जालपा, थक गए होंगे। देवी, इन कामों में थकान नहीं होती बेटी। आज 8 बज गए थे। सड़क पर मोटरों का तांता बंधा हुआ था। सड़कों की दोनों पटरियों पर हजारों स्त्री पुरुष बने ठने हंसते बोलते चले जाते थे। जालपा ने सोचा, दुनिया कैसी राग रंग में मस्त है। जिसके लिए उसे मरना हो वह अपनी टेव न छोड़ेगी। हर एक अपना छोटा सा मिट्टी का घरौंदा बनाए बैठा है। देश बह जाए उसे परवाह नहीं, उसका घरौंदा बचा रहे, उसके स्वार्थ में बाधा न पड़े। उसका भोला भाला हृदय बाजार को बंद देखकर खुश होता। सभी आदमी शोक से सिर झुकाए त्योरियां बदले उन्मत्त से नजर आते। सभी के चेहरे भीतर की जलन से लाल होते।
वह न जानी थी कि इस जनसागर में ऐसी छोटी छोटी कंकड़ियों के गिरने से एक हलकोरा भी नहीं उठता, आवाज़ तक न आती। रमा मोटर पर चला तो उसे कुछ सूझता न था, कुछ समझ में न आता था कहाँ जा रहा है। जाने हुए रास्ते उसके लिए अनजाने हो गए थे। उसे जालपार पर क्रोध न था, जरा भी नहीं। जग्गू पर भी उसे क्रोध न था। क्रोध था अपनी दुर्बलता पर, अपनी स्वार्थ लोलुपता पर, अपनी कायरता पर। पुलिस के वातावरण में उसका औचित्य ज्ञान भ्रष्ट हो गया था। वह कितना बड़ा अन्याय करने जा रहा है, इसका उसे केवल उस दिन ख्याल आया था जब जालपा ने समझाया था। फिर यह शंका मन में उठी ही नहीं। अफसरों ने बड़ी बड़ी आशाएं बंधाकर उसे भला रखा। वह कहते हैं, अजी बीबी की कुछ फिक्र न करो। जिस वक्त तुम एक जड़ाऊ हार लेकर पहुंचोगे और रुपये की एक थैली नजर कर दोगे, बेगम साहब का सारा गुस्सा भाग जाएगा। अपने सूपे में किसी अच्छी सी जगह पर पहुंच जाओगे, आराम से जिंदगी कटेगी। कैसा गुस्सा है, इसकी कितनी ही आंखों देखी मिसालें दी गई हैं। रमा चक्कर में आ गया। फिर उसे जालपा से मिलने का अवसर ही न मिला। पुलिस का रंग जमता गया। आज वह जड़ाऊ हार जेब में रखे जालपा को अपनी विजय की खुशखबरी देने गया था। वह जानता था जालपा पहले कुछ नाक भी भाव सिकोड़ेगी, फिर यह भी जानता था कि वह हार देकर वह जरूर खुश हो जाएगी। कल ही संयुक्त प्रांत के होम सेक्रेटरी के नाम कमिश्नर पुलिस का पत्र उसे मिल जाएगा। 2-4 दिन यहाँ खूब सैर करके घर की राह लेगा। देवीदीन और जग्गू को भी वह अपने साथ ले जाना चाहता था। उनका एहसान वह कैसे भूल सकता था। यही मंसूबे मन में बांधकर वह जालपा के पास गया था, जैसे कोई भक्त फूल और नैवेद्य लेकर देवता की उपासना करने जाए। पर देवता ने वरदान देने के बदले उसके थाल को ठुकरा दिया, उसके नैवेद्य को पैरों तले से कुचल डाला। उसे कुछ कहने का अवसर ही न मिला। आज पुलिस के विषैले वातावरण से निकलकर उसने स्वच्छ वायु पाई थी और उसकी सुबुद्धि सचेत हो गई थी। अब उसे अपनी पसदा अपने यथार्थ रूप में दिखाई दी। कितनी विकराल, कितनी दानवी मूर्ति थी वह स्वर्ग उसकी ओर ताकने का साहस न कर सकता था। उसने सोचा, इसी वक्त जज के पास चलूं और सारी कथा कर सुनाऊं। पुलिस मेरी दुश्मन हो जाए, मुझे जेल में चढ़ा डाले, कोई परवाह नहीं। सारी कलई खोल दूंगा। क्या जज अपना फैसला नहीं बदल सकता? अभी तो सभी मुझे हवालात में है। पुलिस वाले खूब दांत पीसेंगे, खूब नाचे कूदेंगे, शायद मुझे कच्चा ही खा जाए। इसी दुर्बलता ने मेरे मुंह में कालिक लगा दी। जालपा की वह क्रोधोन्मत्त मूर्ति उसकी आंखों के सामने फिर गए। ओह, कितने गुस्से में थी। मैं जानता था कि वह इतना बिगड़ेगी तो चाहे दुनिया इधर से उधर की हो जाती, अपना बयान बदल देता। बड़ा चकमा दिया इन पुलिस वालों ने। अगर कहीं जज ने कुछ नहीं सुना और मुझे को बरी न किया तो जालपा मेरा मुंह न देखेगी। मैं उसके पास कौन मुंह लेकर जाऊंगा? फिर जिंदा रहकर ही क्या करूंगा? किसके लिए? उसने मोटर रोकी और इधर उधर देखने लगा। कुछ समझ में न आया। कहा कहाँ आ गया। सहसा एक चौकीदार नजर आया। उसने उससे जज साहब के बंगलों का पता पूछा। चौकीदार हंसकर बोला, हुजूर तो बहुत दूर निकल आए। यहाँ से तो 6-7 मील से कम न होगा। वह उधर चौरंगी की औरतें हैं। रमा चौरंगी का रास्ता पूछकर फिर चला। 9 बज गए थे। उसने सोचा, जज साहब से मुलाकात न हुई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बिना मिले हटूंगा ही नहीं। अगर उन्होंने सुन लिया तो ठीक है, नहीं नहीं तो कल हाई कोर्ट के जजों से कहूँगा। कोई तो सुनेगा। सारा वृत्तांत समाचार पत्रों में छपवा दूंगा, तब उसकी आंखें खुलेगी। मोटर 30 मील की चाल से चल रही थी। 10 मिनट ही में चौरंगी आ पहुंची। यहाँ अभी तक वही चहल पहल थी, मगर रमा उसी सन्नाटे से मोटर लिए जाता था। सहसा एक पुलिसमैन ने लाल बत्ती दिखाई। वह रुक गया और बाहर निकलकर देखा तो वह दरोगा जी ने पूछा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं गए? इतनी तेज मोटर न चलाया कीजिए, कोई वारदात हो जाएगी। कहिए, बेगम साहब से मुलाकात हुई? मैंने तो समझा था वह भी आपके साथ होंगी। खुश तो खूब हुई होंगी। रमा को ऐसा क्रोध आया कि इसकी मूछें उखाड़ लो। पर बात बनाकर बोला, जी हाँ, बहुत खुश हुई, बेहद। मैंने कहा था ना, औरतों की नाराजगी की वही दवा है। आप कांपे जाते थे, मेरी ही हिमाकत थी। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। एक बाजी ताश उड़े और जरा जरूर जमे। डिप्टी साहब, इंस्पेक्टर साहब आएंगे, जोहरा को बुलवा लेंगे। 2 घड़ी की बाहर रहेगी। अब आप मिसेज रमानाथ को बंगले पर ही क्यों न बुला लेते? वहाँ उस खटिक के घर पड़ी हुई है। रमा ने कहा, अभी तो मुझे एक ज़रूरत से दूसरी तरफ जाना है। आप मोटर ले जाएं, मैं पाँव पाँव चला जाऊंगा। दरोगा ने मोटर के अंदर जाकर कहा, नहीं साहब, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप जहाँ चलना चाहें चलिए, मैं जरा भी मुखिल न हूँगा। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, लेकिन मैं अभी बंगले पर नहीं जा रहा हूँ। दरोगा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जरा भी मुखिल नहीं हूँगा। हाँ, वही बेगम साहब। रमा ने बात कर कहा, जी नहीं, वहाँ मुझे नहीं जाना है। दरोगा, तो क्या कोई दूसरा शिकार है? बंगले पर भी आज कुछ कम बाहर न हो रहेगी। वही आपके दिल बहलाव का कुछ सामान हाजिर हो जाएगा। रमा ने एक बार की आंखें लाल करके कहा, क्या आप मुझे सौदा समझते हैं? मैं इतना जलील नहीं हूँ।
दरोगा ने कुछ लज्जित होकर कहा, अच्छा साहब, गुनाह हुआ, माफ़ कीजिए, अब कभी ऐसी गुस्ताखी न होगी, लेकिन अभी आप अपने को खतरे से बाहर न समझें। मैं आपको किसी ऐसी जगह न जाने दूंगा जहां मुझे पूरा इत्मीनान न होगा। आपको खबर नहीं आपके कितने दुश्मन हैं, मैं आप ही के फायदे के ख्याल से कह रहा हूँ। रमा ने होठ चबाकर कहा, बेहतर हो कि आप अब मेरे फायदे का इतना ख्याल न करें। आप लोगों ने मुझे मटियामेट कर दिया और भी मेरा गला नहीं छोड़ते। मुझे अब अपने हाल पर मरने दीजिए, मैं इस गुलामी से तंग आ गया हूँ। मैं माँ के पीछे पीछे चलने वाला बच्चा नहीं बनना चाहता। आप अपनी मोटर मोटर चाहते हैं, शौक से ले जाइए। मोटर की सवारी और बंगले में रहने के लिए 15 आदमियों के को कुर्बान करना पड़ेगा। कोई जगह पा जाऊँ तो शायद 1500 आदमियों को कुर्बान करना पड़े। मेरी छाती इतनी मजबूत नहीं है, आप अपनी मोटर ले जाइए। यह कहता हुआ मोटर से उतर पड़ा और जल्दी से आगे बढ़ गया। दरोगा ने कई बार पुकारा, जरा सुनिए, बात तो सुनिए, लेकिन उसने पीछे फिर कर देखा तक नहीं। जरा और आगे चलकर वह एक और मोड़ से घूम गया। इसी सड़क पर जज का बंगला था। सड़क पर कोई आदमी न मिला। रमा कभी इस पटरी पर तो कभी उस पटरी पर जाकर बंगलों के नंबर पढ़ता चला जाता था। सहसा एक नंबर देखकर वह रुक गया। 1 मिनट तक खड़ा देखता रहा कि कोई आदमी निकले तो उसे पूछे, साहब है या नहीं। अंदर जाने की उसकी हिम्मत न पड़ती थी। ख्याल आया, जज ने पूछा, तुमने क्यों झूठी गवाही दी? तब क्या जवाब दूंगा? यह कहना कि पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती गवाही दिलवाई, प्रलोभन दिया, मारने की धमकी दी, लज्जास्पद बात है। अगर वह पूछे, तुमने केवल 2-3 साल की सजा से बचने के लिए इतना बड़ा कलंक सिर पे ले लिया, इतने आदमियों को जान लेने पर उतारू हो गए, उस वक्त तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? तो उसका मेरे पास क्या जवाब है? ख्वामख्वाह लज्जित होना पड़ेगा, बेवकूफ़ बनाया जाऊंगा। वह लौट पड़ा। इस लज्जा का सामना करने की उसमें सामर्थ्य न थी। लज्जा ने सदैव वीरों को परास्त किया है। जो काल से भी नहीं डरते, वे भी लज्जा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। आग में झुक जाना, तलवार के सामने खड़े हो जाना, इसकी उसकी उपेक्षा कहीं सहज है। लाज की रक्षा के लिए बड़े बड़े राज्य मिट गए हैं, रक्त की नदियां बह गई हैं, प्राणों की होली खेल डाली गई है। उसी लाज ने आज रमा के पग भी पीछे हटा दिए। शायद जेल की सजा से वह इतना भयभीत न होता। रमा आधी रात गए सोया तो 9 बजे दिन तक नींद न खुली। वह स्वप्न देख रहा था, दिनेश को फांसी हो रही है। सहसा एक स्त्री तलवार लिए हुए फांसी की ओर दौड़ी और फांसी की रस्सी काट दी। चारों ओर हलचल मच गए। वो औरत जालपा थी। जालपा को लोग घेर कर पकड़ना चाहते थे, पर वह पकड़ में न आती थी। कोई उसके सामने जाने का साहस न कर सकता। तब उसने एक छलांग मारकर रमा के ऊपर तलवार चलाई। रमा घबराकर उठ बैठा। देखा तो दरोगा और इंस्पेक्टर कमरे में खड़े हैं और डिप्टी साहब आराम कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे हैं। दरोगा ने कहा, आज तो आप खूब सोए बाबू साहब, कल कब लौटे थे? रमा ने एक कुर्सी में बैठकर कहा, जरा देर बाद लौट आया था। इस मुकदमे की अपील तो हाईकोर्ट में होगी ना? इंस्पेक्टर, अपील क्या होगी? जाब्ते की पाबंदी होगी। आपने मुकदमे को इतना मजबूत कर दिया है कि वह अब किसी के हिलाए हिल नहीं सकता। हलफ से कहता हूँ, आपने कमाल कर दिया। अब आप इधर से बेफिक्र हो जाइए। हाँ, अभी तक फैसला न हो जाए, यह मुनासिब होगा कि आपकी हिफाजत का ख्याल रखा जाए। इसलिए फिर पहरे का इंतजाम कर दिया गया है। इधर हाई कोर्ट से फैसला हुआ, उधर आपको जगह मिली। डिप्टी साहब ने सिगार का धुआं फेंककर कहा, यह डीओ कमिश्नर साहब ने आपको दिया है, जिसमें आपको कोई तरह का शक न हो। देखिए, यूपी के होम सेक्रेटरी के नाम है। आप वहाँ जो ही यह डीओ दिखावेंगे, वह आपको कोई बहुत अच्छी जगह दे देगा। इंस्पेक्टर, कमिश्नर साहब आपसे बहुत खुश हैं, हलफ से कहता हूँ। डिप्टी, बहुत खुश हैं। वह यूपी को अलग डायरेक्ट भी चिट्ठी लिखेगा, तुम्हारा भाग खुल जाएगा। यह कहते हुए उसने डीओ रमा की तारीफ बढ़ा दी। रमा ने लिफाफा खोलकर देखा और एकाएक उसको फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। तीनों आदमी बीच में से उसका मुंह ताकने लगे। दरोगा ने कहा, रात बहुत पी गए थे क्या? आपके हक में अच्छा ना होगा। इंस्पेक्टर हलफ से कहता, कमिश्नर साहब को मालूम हो जाएगा तो बहुत नाराज होंगे। डिप्टी, इसका कुछ मतलब हमारे समझ में नहीं आया। इसका क्या मतलब है? रमा, इसका मतलब यह है कि मुझे इस डीओ की ज़रूरत नहीं है और न मैं नौकरी चाहता हूँ। मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। डिप्टी, जब तक हाईकोर्ट का फैसला हो न जाए तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। रमा, क्यों? डिप्टी, कमिश्नर साहब का यह हुक्म है। रमा, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। इंस्पेक्टर बाबू, रमानाथ, आप क्यों बनाया खेल बिगाड़ रहे हैं? जो कुछ होना था वह हो गया। 10-5 दिनों में हाई कोर्ट में फैसले की तस्दीक हो जाएगी। आपकी बेहतरी इसी में है कि जो सिला मिल रहा है उसे खुशी से ले लीजिए और आराम से ज़िंदगी के दिन बसर कीजिए। खुदा ने चाहा तो एक दिन आप भी किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा कि अफसर उसको नाराज़ कीजिए और कैद की मुसीबतें झेलिए। हलफ से कहता हूँ, अफसरों की जरा सी निगाह बदल दी जाए तो आपका कहीं पता न लगे। हलफ से कहता हूँ, एक इशारे में आपको 10 साल की सज़ा हो जाए। आप हैं कि किस ख्याल में हैं? हम आपके साथ शरारत नहीं करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप हमें सख्ती पर मजबूर करने को कहेंगे तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। जेल को आसान न समझिए। जो खुदा दोजख में ले जाए पर जेल की सज़ा न दे। मार धाड़ गाली गुप्ता, वह तो वहाँ की मामूली सज़ा है।
चक्की में जोत दिया तो मौत ही आ गई। हलफ से कहता हूँ दोजख से बदतर है जेल। दरोगा, यह बेचारे अपनी बेगम साहब से माजूर है, वह शायद इनके जान की गाहक हो रही हैं, उनसे इनकी कोर दबती है। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? कल तो वह हार दिया था ना, फिर भी राजी न हुई? रमा ने कोट की जेब से हार निकाल कर मेज पर रख दिया और बोला, वह हार यह रखा हुआ। इंस्पेक्टर, अच्छा, इसे उन्होंने नहीं कबूल किया? डिप्टी, कोई प्राउड लेडी है। इंस्पेक्टर, कुछ उनकी भी मिजाज पुरसी करने की ज़रूरत होगी। दरोगा, यह तो बाबू साहब के रंग ढंग और सलीके पर मुनसर है। अगर आप खामखा हमें मजबूर न करेंगे तो हम आपके पीछे न पड़ेंगे। डिप्टी, उस खटिक से भी मुचलका ले लेना चाहिए। रमानाथ के सामने एक नई समस्या खड़ी हुई, पहले से कहीं जटिल, कहीं भी संभव था। वह अपने को कर्तव्य की बेदी पर बलिदान कर देता। 2-4 साल की सजा के लिए अपने को तैयार कर लेता। शायद उस समय उसने अपने आत्मसमर्पण का निश्चय कर लिया था, पर अपने शाहजालपा को भी संकट में डालने का वह साहस किसी तरह न कर सकता था। वह पुलिस के पंजे में कुछ ऐसे इस तरह दब गया था कि अब उसे बेदाग निकल जाने का कोई मार्ग न दिखाई देता था। उसने देखा कि इस लड़ाई में मैं पेश नहीं पा सकता। पुलिस सर्वशक्तिमान है, वह मुझे जिस तरह चाहे दबा सकती है। उसके मिजाज की तेजी गायब हो गई, विवश होकर बोला, आखिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देखकर आंखें मारी, मानो कह रहे हों आ गया पंजे में, और बोले, बस इतना ही, आप हमारे मेहमान बने रहे और मुकदमे के हाई कोर्ट में तय हो जाने के बाद यह यहाँ से रुखसत हो जाए, क्योंकि उसके बाद हम आपकी हिफाजत के जिम्मेदार न होंगे। अगर आप कोई सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे तो वह दे दी जाएगी, लेकिन उसे लेने या न लेने का आपके पास पूरा इख्तियार है। अगर आप होशियार हैं तो उसे लेकर फ़ायदा उठाएंगे, या नहीं तो इधर उधर के धक्के खाएंगे। आपके ऊपर गुनाह बेइज्जत की मशाल सादिक आएगी। इसके सिवा हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। हलफ से कहता हूँ, हर एक चीज़ जिसकी आपको ख्वाहिश है यहाँ हाजिर कर दी जाएगी, लेकिन जब तक मुकदमा खत्म न हो जाए आप आज़ाद नहीं हो सकते। रमानाथ ने दीनता के साथ पूछा, सर करने तो जा सकूँगा या वह भी नहीं? इंस्पेक्टर ने सूत्र रूप से कहा, जी नहीं। दरोगा ने उस सूत्र की व्याख्या की, आपको आज़ादी दी गई थी, पर आपने उसका बेजा इस्तेमाल किया। जब तक इसका इत्मीनान न हो जाए कि आप उसका जायज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, आप उस हक से महरूम रहेंगे। दरोगा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर मानो इस व्याख्या की दाद चाहिए जो उन्हें सहर्ष मिल गई। तीनों अफसर रुखसत से हो गए और रमा एक सिगार जलाकर इस बिगड़ परिस्थिति पर विचार करने लगा। 1 महीना और निकल गया। मुकदमे के हाईकोर्ट में पेश होने की तिथि नियत हो गई है। रमा के स्वभाव में फिर वही पहले की सी भीरुता और खुशामद आ गई है। अफसरों के इशारे पर बनता नाश्ता है। शराब की मात्रा पहले से बढ़ गई है। विलासिता ने मानो पंजे में दबा लिया। कभी कभी उसके कमरे में एक वेश्या जोहरा भी आ जाती है, जिसका गाना वह बड़े शौक से सुनता है। एक दिन उसने बड़ी हसरत के साथ जोहरा से कहा, मैं डरता हूँ कहीं तुमसे प्रेम न बढ़ जाए, उसका नतीजा इसके सिवा और क्या होगा कि रो रो कर जिंदगी काट दूँ। तुमसे वफा की उम्मीद क्या हो सकती है? जोहरा दिल में खुश होकर अपनी बड़ी बड़ी रत्नारी आंखों से उसकी ओर ताकती हुई बोली, हाँ साहब, हम वफा क्या जाने, आखिर वेश्या ही तो ठहरी। बेवफा वेश्या भी कहीं वफादार हो सकती है? रमा ने आपत्ति करके पूछा, क्या इसमें कोई शक है? जोहरा, नहीं, जरा भी नहीं। आप लोग हमारे पास मोहब्बत से लबालब भरे दिल हो लेकर आते हैं, पर हम उसकी जरा भी कदर नहीं करते, यही बात है ना? रमा, बेशक। जोहरा, मुआफ़ कीजिएगा, आप मर्दों की तरफदारी कर रहे हैं। हक यह है कि वहाँ लोग दिल बहलाव के लिए जाते हैं, महज गलत करने के लिए, महज आनंद उठाने के लिए। जब आपको वफा की तलाश ही नहीं होती तो वह मिले क्यों कर? लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि हम में जितनी बेचारियाँ मर्दों की बेवफाई से निराश होकर अपना आराम चैन खो बैठती हैं, उनका पता अगर दुनिया को चले तो आंखें खुल जाए। यह हमारी भूल है कि तमाम दिनों से वफा चाहते हैं, चील के घोंसले में मांस ढूंढते हैं, पर प्यासा आदमी अंधे कुएं की तरफ दौड़े तो मेरे ख्याल में उसका कोई कसूर नहीं। उस दिन रात को चलते वक्त जोहरा ने दरोगा को खुशखबरी दी, आज तो हजरत खूब मज़े में आए, खुदा ने चाहा तो 2-4 दिन के बाद बीवी का नाम भी न ले। दरोगा ने खुश होकर कहा, इसलिए तो तुम्हें बुलाया था। मज़ा तो जब है कि बीवी यहाँ यहीं से चली जाए, फिर हमें कोई गम न रहेगा। मालूम होता है स्वराज्य वालों ने उस औरत को मिला लिया है। यह सब एक ही शैतान है। जोहरा की आमदोरफ्त बढ़ने लगी, यहाँ तक कि रमा खुद अपने चकमे में आ गया। उसने जोहरा से प्रेम जताकर अफसरों की नज़र में अपनी साख जमानी चाहिए थी, पर जैसे बच्चे खेल में रो पड़ते हैं, वैसे उसका प्रेमाभिनय भी प्रेमोन्माद बन बैठा। जोहरा उसे अब वफा और मोहब्बत की देवी सी मालूम होती थी। वह जालपा की सी सुंदरी न सही बातों में उससे कहीं चतुर हवा में, कहीं कुशल सम्मोहन कला में, कहीं पटु थी। रमा के हृदय में नए नए मंसूबे पैदा होने लगे। एक दिन उसने जोहरा से कहा, जोहरा, जुदाई का समय आ रहा है, 2-4 दिन में मुझे यहाँ से चला जाना हो पड़ेगा, फिर तुम्हें क्यों मेरी याद आने लगी?
जोहरा ने कहा, मैं तुम्हें न जाने दूंगी, यही कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना, फिर हम तुम आराम से रहेंगी। रमा ने अनुरक्त होकर कहा, दिल से कहती हो जोहरा? देखो देखो, तुम्हें मेरे सिर की कसम, दगा मत देना जोहरा। अगर यह खौफ हो तो निकाल पढ़ा लो। निकाह के नाम से चिढ़ चिढ़ हो तो ब्याह कर लो, पंडितों को बुलाओ। अब इसके सिवा मैं अपनी मोहब्बत का और क्या सबूत दूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।